हमारे कुछ रिश्तेदार सऊदी अरब में काम करते थे। इन लोगों का वहाँ अपना कारोबार था। मुझे जब भी मौका मिलता मैं इनसे यही कहता कि खुदा के लिए, मेरी अम्मा बीमार हैं, बीवा हैं, आप लोग मुझे भी अपने साथ सऊदी अरब काम करने के लिए बुला लें ताकि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। ये लोग मेरे ताया के बेटे थे। इन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 17-18 साल होगी। ताया का बड़ा बेटा तहसीन हमेशा मेरी बात सुनता और कहता, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम वहीं पर पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हारा कुछ देखेंगे। मगर फिर अम्मा के भरपूर इसरार पर तहसीन भाई ने मुझे अपने साथ सऊदी अरब बुला लिया। कहने लगे, यहाँ तुम्हें हर किस्म का काम करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उनको परेशानी ना हो, वरना तो अभी तक तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। तुम्हें यहाँ पर बुलाना ही एक मुश्किल का काम था। इसलिए अब जो काम कहा जाएगा वही करोगे। इसके बदले में तनख्वाह तुम्हारी अम्मा को मैं हर महीने भेज दूंगा। मैंने कहा, जी बेहतर। फिर कुछ सोचकर बोले, मैं तुम्हें एक आदमी के घर भेजूंगा, उसकी 4 बीवियां हैं, बल्कि 5 हैं। वो कुछ मजीद सोचकर बोले थे, उन 5 बीवियों के काम के लिए उसे एक छोटे लड़के की ज़रूरत है जो बालिग ना हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र और तुम्हारा कद काठ ऐसा है कि तुम्हें वो आराम से रख लेगा, अच्छे पैसे भी देगा। औरत को ये लोग घर में काम करने के लिए नहीं रखते, वरना ये किसी लड़की को रख लेता। छोटे लड़के यहाँ काम करते नहीं हैं, और पाकिस्तान से भी तुम्हारी उम्र का कोई नहीं आता। तुम बहुत कम लड़कों में से हो जो इतनी कम उम्र में परदेस आ गए हो। मैं अपने कजिन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर तहसीन भाई ने मुझे कहा, उस आदमी की 5 बीवियां हैं, लेकिन वहां पर तुम्हें कुछ एहतियातें करना ही जाहिर करोगे कि तुम पाकिस्तान से हो, ना ही तुम उर्दू बोलोगे। मैं हैरान हो गया और परेशान भी। उर्दू नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मुझे तो नहीं आती अरबी। कहने लगे कि इन लोगों को कौन सा ही पता चलता है, अंग्रेजी से बिल्कुल बेबहरा है। उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल देना, यह जाहिर करना कि तुम किसी अंग्रेज मुल्क के पसमानदा गांव से हो। खबरदार, जो तुमने पाकिस्तान का नाम लिया या पाकिस्तान का नाम ले भी लो तो यह जाहिर करना कि तुम्हें उर्दू नहीं आती। मैं ये बातें सुनकर और हैरान था। मैंने कहा, ठीक है, आखिर इसमें क्या हिकमत थी ये तो मुझे बाद में पता चली। फिलहाल मुझे तहसीन भाई ने मुख्तसर सामान के साथ शेख जलील के घर भेज दिया था। शेख जलील का घर बहुत ही बड़ा था। मैं इस घर को बाहर से देखकर ही हैरान रह गया था। इस घर के तकरीबन 14-15 के करीब कमरे होंगे। 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल बहुत खूबसूरत थी, जबकि नीचे वाली मंजिल पर अंधेरा सा छाया हुआ था। तहसीन भाई कहने लगे, मैंने भी इस आदमी के घर में काम किया है, पर फिर इसने मुझे किसी वजह से निकाल दिया था। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैनेजर का काम करता था। इस घर के मसले बहुत होते हैं, इसलिए कि तुम दिलजमी से काम करोगे, उन मसलों को निपटाते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आदमी तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर देगा। इसकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। उनकी बातें सुनकर मैं पुरउम्मीद हो गया था, पर ये नहीं जानता था कि इस घर में आकर मेरी जिंदगी और मेरी सोच बदलने वाली है। खैर, तहसीन भाई ने मुझे उस आदमी से भी मिलवाया था। शेख जलील निहायत खुश इखलाक किस्म का आदमी था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था। उसे देखकर लगता जैसे वो जमाने भर का सताया हुआ हो। उसकी आंखों में वीरानी सी थी। मैं हैरान था। जलील भाई के बारे में तो मुझे मेरे तहसीन भाई ने ये बताया था कि इनकी 5 बीवियां हैं। 5 बीवियों के होते हुए कोई आदमी कैसे नाखुश हो सकता है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। बहरहाल मैंने तहसीन भाई को खुदा हाफिज कहा। वो मुझे यहाँ छोड़कर अपने बंदे के साथ वापस चले गए थे। उनके जाने के बाद अरबी आदमी ने मुझे दिल पर हाथ रखकर सलाम किया और एक लड़के की तरफ इशारा किया जो कि उसी कमरे में खड़ा था। उस लड़के से कहा कि इसे बाहर ले जाओ। वो लड़का मुझे जाना पहचाना सा लगा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर मुझे बड़े राजदारी वाले अंदाज में ऊपर लेकर गया। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते ही सरगोशी वाले अंदाज में बोला, मुझे पता है कि तुम पाकिस्तानी हो, मैं बांग्लादेशी हूँ, लेकिन खुदा के लिए यहाँ पर इस बात का प्रचार मत करना कि तुम्हें हिंदी या उर्दू समझ आती है। इसकी भी एक खास वजह है जो तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगी। मैं हैरान था कि हर कोई मुझे यही बात क्यों कह रहा है।
क्या शेख को किसी के पाकिस्तानी होने से मसला था? अगर था तो तहसीन भाई के साथ तो वो इस तरह पेश आया था जैसे कि वो इनके दोस्त हों। खैर मुझे उस लड़के जिसका नाम पटेल था मुझे सारा काम समझा दिया। उसने कहा था कि इस आदमी की 5 बीवियां हैं। उनको कभी ना कोई काम पड़ जाता है, इसीलिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत होती है या फिर घर बैठकर ही वो कोई चीज़ मंगवाती हैं। तुमने फ़ौरन ही उनको वही सब कुछ ला कर देना है जो वो मांगेंगी। और हाँ, किसी से कोई बात पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे ज़हन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि शेख की 5 बीवियां कैसे हैं, क्योंकि ये तो मुसलमान है। मुसलमान बस 4 बीवियां ही रख सकता है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। बात यह है कि जो नीचे वाले पोर्शन में सबसे कम उम्र लड़की रहती है उसको शेख ने तलाक दे दी है। वो इनकी बीवी तो है लेकिन तलाक याफ्ता है। शेख उसके पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी 4 बीवियों के साथ रहता है। और बेहतर यही होगा तुम अपने काम से काम रखो। आज के बाद ये बात किसी से मत पूछना। मैं उसकी बातों पर अमल करते हुए वहां से निकल आया था। अब सवाल तो ये था कि मैं सारा दिन बस उनकी बीवियों के हुक्म का इंतज़ार करता रहूं, बदले में मुझे तनख्वाह कितना मिलना थी। ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं। तभी मुझे अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई। मैं बाहर बैठा था, अंदर औरत की चीखने की आवाज़ सुनकर कमरे की तरफ दौड़ पड़ा था। मैंने देखा अंदर एक औरत बुरी तरह चीज़ें तोड़ फोड़ रही थी। वो जवान लगती थी, उसकी उम्र मुश्किल से 27 या 28 साल होगी। जबकि वही शेख जो थोड़ी देर पहले मुझे कमरे में हिदायत देकर गया था वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। लड़की पूरी तरह रो रही थी, जबकि वो अरबी आदमी बड़ी ही फिक्रमंदी में उसे चुप करवाता तो कभी नीचे बिठाता, कहता कि मेरी बात तो सुनो। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था, लेकिन वो लड़की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। मैं डर गया कि कहीं अरबी की बातें छुप कर सुनने से मुझे ये नौकरी से ना निकाल दे। फौरन ही वहां से वापस आकर अपनी जगह बैठ गया। 2 मिनट गुजरे होंगे, खटाक से दरवाज़ा खुला। वो औरत अपनी चीज़ें समेटती हुई वहां से बाहर जाने लगी। अरबी उसके पीछे पीछे दौड़ा। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी, पर उस लड़की ने उस आदमी की कोई बात नहीं सुनी और वहां से भागती हुई चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगता था कि वो बहुत बड़े कर्ब में मुब्तला है। वो अरबी जो कि उसे पहले रोकने की कोशिश कर रहा था, उसके जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह माफ़ी। मुझे उसकी बातों से इतना समझ आ गया था कि वो बहुत शर्मिंदा है अपनी किसी हरकत से और उसे दोहराना भी नहीं चाहता, मगर लाशऊरी तौर पर वो ऐसा ही करता होगा। तभी तो अपनी बीवी से माफ़ी मांग रहा था। हाल मैं चुप रहा था। मैं अपने नए हुक्म का मुंतज़िर था कि वो मेरे पास आया और मुझसे कुछ अजीबो-गरीब से अंदाज में बातें करने लगा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। तभी उसने एक लड़के को आवाज़ दी। ये वही लड़का था जिसने मुझे इस अरबी के बारे में मुख्तसर मालूमात दी थीं। वो पास आ गया। उसने अरबी से कोई बात कही। अरबी ने उसे कुछ समझाया और फिर उस लड़के ने मुझे जो कुछ बताया वो तो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला था। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि वो अरबी मुझसे ये कह रहा था कि तुम मेरी एक बीवी से शादी कर लो। मुझे लगा जैसे ये मुझे आजमा रहा हो ताकि मैं उसका वफादार हूँ या नहीं ये साबित हो सके। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं शेख की बीवियों की बहुत इज्जत करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दें। मेरी बात सुनकर शेख समझ गया कि मैं उसकी इस पेशकश से खौफजदा हो गया हूँ। कहने लगा कि तुम डरो नहीं। मैं तुम्हें ये सब कुछ आजमाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपनी एक बीवी से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, मतलब निकाह करवाना चाहता हूँ। वो अरबी बहुत परेशान लग रहा था। उसकी बातों से भी महसूस होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम है। खैर मैंने जाकर ये बात अपने तहसीन भाई को बता दी। तहसीन भाई भी इसी घर में आ गए थे। अरबी ने उनको भी बहुत बातें समझाई थीं। तहसीन भाई मुतमईन हो गए, कहने लगे कि तुम्हारे लिए ये जिंदगी का सबसे अच्छा मौका होगा। तुम शेख की उस छोटी बीवी से शादी कर लो जिसने शेख से तलाक ले ली है या फिर शेख ने उसको दे दी है। उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं तो इस घर में कठपुतली सा था। मैंने कहा जैसा मेरे मालिक का हुक्म होगा मैं वैसा ही करूँगा। यूं मेरे निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई।
तारीख क्या थी? परसों मेरा निकाह होना करार पाया था, जबकि वो लड़की पाकिस्तान, उसका नाम सबा था। ये मालूमात मुझ तक आ चुकी थी। मैं ये नहीं समझ पाया था कि आखिर सबा के साथ शादी करने का मुझे क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये शेख की वो बीवी है जिसको वो तलाक दे चुका है। मुझसे दोबारा शादी करवा के शायद वो अपनी बीवी के लिए इजाला करना चाहता होगा। बहरहाल परसों का दिन तो आना ही था। मेरी निकाह सबा के साथ पढ़ा दिया गया। सबा ने रोते रोते निकाह के लिए हाँ कही थी और निकाह होते ही मुझे और सबा को एक अलग कमरे में भेज दिया गया था। ये कमरा अच्छी तरह सजाया गया था। इसमें रेशम के बिस्तर थे और नरम गरम ऐसे बिस्तर जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। मखमली पर्दे, इन पर्दों को देखकर इस घर के इमारत का अंदाजा होता था। मैं चुपचाप बैठा वो पर्दे और ये कमरे ही देख रहा था कि सबा रोती हुई मेरे पास आई और बोली, अब तुम भी मुझे तलाक दे दोगे, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे नसीब में बस तलाक ही लिखी है। मैं उसको नहीं था, क्योंकि पहले ही जान चुका था कि वो एक पाकिस्तानी है। वो मुझसे मुख्तलिफ बातें करने लगी, मगर उसके चेहरे पर दर्द साफ लिखा था। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो, और क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई गई है? मेरी ये बात सुनकर सबा मजीद रोने लगी। अच्छा रो नहीं, मैंने उसका हाथ थाम लिया। वैसे भी अब तो तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो गया है। अगर तुम दुखी हो तो तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं एक ख्याल रखने वाला अच्छा और माकूल इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हंस दी और बोली, तुम्हारे साथ मेरा निकाह आरज़ी है। तुम तो बड़े ही मासूम और सीधे सादे लड़के हो। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा निकाह मुझसे करवाया क्यों गया है। तुम फिलहाल इस शादी की खुशी में खुश हो। तुम ये नहीं जानते कि मेरी क्या कहानी है। मेरी उम्र देखो, मुझ पर गुजरे दर्द देखो, तो तुम खुद ही जान जाओगे कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कहती हूँ। ये कहकर वो दोबारा रोने लगी। तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओ, फिर मैं मसले का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तुम देख लेना, तुम्हें मैं मायूस नहीं रखूँगा। तुम अगर इतनी ही दुखी हो, उस दुख का कोई हल भी तो अल्लाह ने रखा होगा। ये तो है। वो यकदम खुश हो गई थी। चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर तुम समझ जाओगे कि शेख की हर बीवी उसके कमरे से आने के बाद रोती क्यों है और क्यों उसके साथ कोई भी औरत बस नहीं पाती। उसके साथ अब तक 30 औरतों की शादी हो चुकी है। क्या तुम ये सोच भी सकते हो 30 शादियों पर खर्चा कितना आता है और वो लड़कियां ढूंढने में वक्त कितना लगता है? ये कहकर वो हंसने लगी। हाँ, बहुत ज़्यादा वक्त लगा है इसे, और अब इबरत आई है। अब ये सबक सीख गया है कि इसे क्या करना है। इसीलिए तो इसने तुम्हारी शादी मुझसे कर मत भिजवाओ, मुझे पूरी बात बताओ। मैंने बेजारी से कहा। मेरी उम्र उन दिनों सिर्फ और सिर्फ 13 साल थी, जब मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार तलबा हुआ करती थी। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, पर मैं ये नहीं जानती थी ज़िंदगी का ये हसीन ख्वाब बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। इन दिनों हमारे स्कूल में फंक्शन हो रहे थे। मुझ जैसी एक आम गरीब मजदूर की बेटी को हिस्सा लेने का मौका मिला, तो मैंने अपनी भरपूर कारकर्दगी दिखाई और लोगों को मुतासिर कर दिया। मैं बहुत खुश शक्ल थी। हम लोग एक बड़ी तकरीब में गए थे, जहाँ मैंने डांस स्किट पेश किया। उस डांस स्किट ने मुझे बहुत मकबूल बना दिया था। काफ़ी सारे लोग मुझे जानने और पहचानने लगे थे। मैं बेपनाह हसीन थी कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। स्कूल प्रिंसिपल ने भी जब मेरा ये स्किट देखा, तो इन्होंने मुझे अपने स्कूल के सबसे टॉप बच्चों में रख लिया। अब जब भी कोई तस्वीर खिंचवाना होती, मैं ही आगे जाती थी। मेरी तस्वीर स्कूल के मैगजीन पर छपती। करते करते मैं अखबारों में आने लगी थी, पर मैं ये नहीं जानती थी मेरी ये शोहरत एक दिन मेरी कातिल बन जाएगी। मैं अपने घर में थी जब एक दिन अब्बा के पास एक आदमी आया। उसके पास दो औरतें भी थीं। कहने लगे कि हम आपकी बेटी का इंटरव्यू करने आए हैं, साथ ही एक पेशकश भी दे रहे हैं। अब्बा मेरे मजदूर और लालची आदमी थे। लालची नहीं कहो, ये कहो कि हालात के सताए हुए थे। जब अब्बा ने इन लोगों की इतनी बड़ी पेशकश सुनी, उनका मुंह भी खुले का खुला रह गया। दरअसल ये लोग अब्बा से कहने आए थे कि वो उनकी बेटी को सऊदी अरब लेकर जाएंगे, खूब पढ़ाई लिखाएंगे और साथ ही नौकरी भी करवाएंगे। तनख्वाह हर महीने बाकायदगी से अब्बा को भेजेंगे।
अब्बा ने शायद ऐसी बात पहली दफ़े सुनी थी। बैठे बिठाए उन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया गया। अब्बा तो खुशी से 7 औरतें भी थीं, इसलिए इन लोगों पर यकीन कर लिया। पर हम क्या जानते थे कि ये लोग तो इंसानों के रूप में भेड़िए हैं। मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों ने बाकी की कार्रवाई कैसे मुकम्मल की, लेकिन मुख्तसर से कागजात बनाने के बाद मुझे हवाई जहाज़ में बिठा दिया गया और फिर मेरी किस्मत ने उसी दिन पलटा खाया। मुझे जब यहाँ लाया गया, मैं पूरा रास्ता जहाज़ में यही सोचती रही कि मैं आगे जाकर बहुत बड़े स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी। पर जब मुझे यहाँ लाया गया, एयरपोर्ट पर मुझे एक लड़की ने इस्तकबाल भी किया और मेरी खूब पूछताछ की गई थी। वो लड़की मुझे एक बहुत खूबसूरत बड़े सफ़ेद रंग के होटल में ले गई। उसके बाहर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। मैं नहीं समझ पाई थी कि ये क्या है। वो लड़की मुझे ऐसे होटल में ले गई जहाँ पर माहौल बहुत ही अजीब था। खूबसूरती, रंग, रोशनियाँ और लड़कियाँ जिन्होंने मुख्तसर कपड़े पहन रखे थे। खुदा जाने ये कौन सा सऊदी अरब था। हमने तो यही सुन रखा था कि वो अल्लाह की पाक ज़मीन है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जैसा हमारे मुल्क में होता है। पर मैं ये देखकर तो हैरान थी कि यहाँ अय्याशी का एक भरपूर अड्डा मौजूद था। लड़कियों ने मुख्तसर कपड़े पहन रखे थे। मैं सोचने लगी कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। ये जगह तो हम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। ना ही यहाँ कोई स्कूल की लड़की नज़र आ रही थी। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई वो लड़की मुझे एक बड़े से हॉल में ले गई जहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जैसी जगह थी। उस ब्यूटी पार्लर में मेरे बाल बनाए गए, मुझे उम्दा अच्छे कपड़े पहनाए गए। अब मैं किसी शहजादी की तरह लग रही थी। मुझे अपने आप पर भी रश्क आ रहा था। मुझे सुर्ख रंग की पोशाक पहनाई गई। मेरे सर पर एक टोपी रखकर मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे तुम फिल्मों और ड्रामों में शहजादियों को देखते हो। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी और ड्रामों में शहजादियों को देखते हो। मैं बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। दुनिया की सबसे हसीन लड़की उस वक्त में ही मालूम हो रही थी। फिर मुझे एक और कमरे में ले जाया गया। ये देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई कि वहां पर सोफे पर एक आदमी बराजमान था जिसने अपने बाजू दोनों तरफ फैला रखे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में हवस उभर आई। और फिर क्या था, उसने मुझे बर्बाद करना अपना हक समझा। वो मुझे बहुत दूर से बुक करके लाया था। ये सारा खेल, सारा जाल उसी ने ही तो बिछाया था। एक दिन अखबार में उसे मेरी तस्वीर देखकर मैं पसंद आ गई। बस वहीं से उसने मुझे बर्बाद करने की ठान ली। जब पता करवाया तो पता चला मेरे माँ बाप भी गरीब से हैं। फिर क्या था, उनको लालच दिया और हफ्तों दिनों में मुझे यहाँ लेकर आ गया। अब मैं उसके सामने सजी सजाई रेशम की गठरी की तरह पेश की जा रही थी। मैं बहुत रोई थी, चीखी चिल्लाई थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इस सब के बदले में मेरे अम्मा अब्बा को पैसे भेजे जाते रहे। वो खुश थे और जब भी मौका मिलता मेरी अच्छी तस्वीरें बनाकर उन्हें भेज देते, जिससे लगता कि मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ। फिर कुछ दिन गुजरे, उस अरबी ने मुझसे शादी कर ली। कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। लेकिन मुझे उसकी क्या समझ आती। वो तो अरबी में बात करता था, मैं उर्दू बोलती और समझती थी। एक दिन उसने ऐसा किया जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझसे कोई बात कह रहा था, मुझे समझ नहीं आई तो मुझे तलाक दे दी। तलाक देकर मुझे इस काल कोठरी में फेंक दिया। फिर मुझ पर जुल्म करने लगा, इतने जुल्म कि जो मैंने जिंदगी भर नहीं सहे थे। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई। लगने लगा जैसे मौत ही मुझे इस सारे गम से निजात दिला पाएगी। मैं दिन रात नमाज पढ़ती, अल्लाह से दुआ करती थी। मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मेरी ये कैद कब आदमी को वो सजा दी कि वो जिंदगी भर के लिए उजड़ गया। उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई, कोई औरत इसके पास नहीं रहती। इसे गुस्सा आता है, इसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं और ये ऐसी ऐसी खुराफात बातें करता है कि कोई भी औरत इसके साथ नहीं रहती, इसे छोड़कर चली जाती है। अब इसे अच्छी तरह से समझ आ गया है, एहसास हो गया है इसको कि मेरा दिल दुखाने, मुझ पर तशद्दुद करने और मुझ जैसी नेक लड़की को एक घर से उठाकर अपने अयाश खाने में लाने का क्या अंजाम होता है। मैंने सब्र किया, हर रोज़ अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने इसके दिल में खुद ही एहसास डाल दिया। कोई औरत इसके साथ नहीं रही जब से मैं इसकी ज़िंदगी में आई हूँ। अब ये तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा कर इस बात का इजाला करना चाहता है
पर मुझे लगता है कुछ अरसे के बाद ये तुम्हें कहेगा कि तुम मेरी बीवी को तलाक दे दो, ताकि अब मैं दोबारा इससे शादी कर सकूं। दोबारा इससे शादी कर सकूं। मुझे इसकी यही ज़हनियत समझ आती है। ये कहकर वो तो खामोश हो गई। मुझ पर लर्ज़ा तारी हो गया कि ये कौम कितनी अय्याश है। क्या वाकई में इस बेचारी लड़की को ऐसे ही उठाकर लाया होगा? मेरी तो परेशानी की इंतहा न थी। मैंने ये सारी बातें तहसीन भाई को बता दी। तहसीन भाई बोले कि मैं इस बात से पहले से ही वाकिफ था। पहले ही आदमी डरता था कि मैं किसी उर्दू बोलने वाले आदमी को ना लेकर आऊं, लेकिन अब ये अपने इस जुर्म से तंग आ गया है। लड़की बहुत नेक है, तुम उसे नहीं जानते। उसने जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं की होगी। ये आदमी खुद भी उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन अब वो उसके लिए एक नहूसत बनकर रह गई है। जब तक वो उसके घर में रहेगी, तब तक ये आदमी बर्बाद ही रहेगा, उजड़ कर रहेगा। इसीलिए ये इसकी शादी करवा कर रुखसत करना चाहता है, वापस अपने माँ बाप के घर भेजना चाहता है। ये तो अच्छा हुआ, इसके साथ होगा कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर न करे और जैसा सबा सोच रही है वैसा न हो। फिर ऐसा ही हुआ। तहसीन भाई ने जलील से बात की। जलील मान गया। उसने सबा को मेरे साथ रुखसत कर दिया और हमें अच्छी खासी रकम भी दी। उसने सबा की जिंदगी बर्बाद की थी, उसे आबाद करने की भी भरपूर कोशिश की, यहाँ तक कि सबा के नाम एक खूबसूरत घर कर दिया। उस घर में मैं और सबा रहने लगे। सबा के चेहरे पर अब हंसी और मुस्कुराहट नाम की तो कोई चीज नहीं, पर मेरी माँ बहुत खुश है। माँ को मैंने सबा की कहानी नहीं बताई, बस ये बताया है कि वो बहुत नेक लड़की है, और इसमें कोई शक नहीं कि सबा जैसी नेक लड़कियां आजकल जमाने में ढूंढने से नहीं मिलती।